विद्यार्थियों, पाठ संख्या 1, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप का पहला बिंदु है भूमि। इस भूमि बिंदु में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास के लिए प्रथम महत्वपूर्ण तत्व जो माना है वो भूमि के रूप में माना है। भूमि के प्रति सचेत रहने और पृथ्वी को समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित किया है। विद्यार्थियों, भूमि पर बसने वाला जन और जन की सभ्यता, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब प्रश्न मन में यह उत्पन्न हुआ कि भूमि का निर्माण किसने किया? भूमि का निर्माण देवों ने किया, जो आज से नहीं अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, उसको लेखक ने निर्मूल कहा है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, उसको लेखक ने निर्मूल कहा है। निर्मूल का अर्थ बेटा जिसमें जड़ ना हो। मूल माने जड़, निर् माने बिना जड़ के। और जिस पेड़ में जड़ें नहीं होंगी तो टिकाऊ नहीं होगा। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुरण पल्लवित होगा। इसलिए विद्यार्थियों, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना, ये सबसे आवश्यक धर्म है। अब जैसे यहाँ तक विद्यार्थियों आपने पढ़ा पृथ्वी के विषय में कि पृथ्वी के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, पृथ्वी से हमें क्या लाभ मिलता है। लेखक ने बताया कि पृथ्वी आज से नहीं, अनंत काल से दृढ़ रूप में स्थित है। जिसके स्थायित्व के विषय में विश्वास है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है। इसी आधार स्तंभ भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता, उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना,
ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जितना हम पृथ्वी के, भूमि के पार्थिव भौतिक स्वरूप के प्रति जितना जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीय भावना उतनी ही मजबूत होगी। और वास्तव में हमारे समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं के आधार पर जो आधार है जीवन का, वो यह भूमि ही है। इसलिए पृथ्वी के प्रति, भूमि के प्रति जागरूक रहना ये हर मनुष्य का धर्म है। आगे बढ़ते हैं। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों वर्षों प्रकार से होनी चाहिए। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अत्यंत जागरणशील मनुष्य, जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य कहा जाता है। गांवों में, नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि गांव नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है, क्यों? लेखक ने उदाहरण लिखा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर के अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आनी चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित होकर के प्रत्येक तृण तिलका, लताएं पेड़ों की और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही, जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके विषय में परिचय प्राप्त करना, यह विद्यार्थियों हम सबका कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट किवाड़े खुल जाएंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। इस धरती माता के गर्भ में
जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा के रूप में पूजी जाती है, उस धरती माता के विषय में कौन ऐसा होगा जो परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं के पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों में पहाड़ों को पीस पीस करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजा दिया है। और हमारे भावी आर्थिक उत्थान के लिए, विकास के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। जानना, परख करना। पृथ्वी माता की गोद में जन्म लेने वाले जो जड़ पत्थर हैं, कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगबिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर, पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और नई सुंदरता दिखाई पड़ती है। और जब उनकी सुंदरता बढ़ जाती है तो उनकी कीमत अनमोल हो जाती है, अनमोल हो जाते हैं वे। देश के नरनारियों के रूप में जितने भी देश के नरनारी हैं, रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन के इन छोटे पत्थरों का भी सीधा साधा पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है इस पृथ्वी पर। इसलिए हमें उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे इस धरती माता की कोख में धरती माता के गर्भ में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, उन अमूल्य निधियों के विषय में लेखक ने बताया कि जितनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, ताकतदार हो सकेगी, उतनी ही हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा। एक शब्द आया बेटा इसी पैराग्राफ में, वसुंधरा। वसुंधरा क्यों कहते हैं इस पृथ्वी को? क्योंकि वह अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। और उसके
अनेक प्रकार के रत्नों के धारण करने के कारण उसको वसुंधरा कहा जाता है। अगला पैराग्राफ, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ भी भरा हुआ है उसके विषय में लेखक ने बताया। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, वो उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक उत्पन्न नहीं होंगी तब तक हम सोए हुए के समान हैं। कहने का आशय लेखक का पृथ्वी और आकाश के बीच में जो स्थित नक्षत्र हैं, वस्तुओं का जो स्थान ज्ञान है, समुद्र में स्थित जो जलचर जीव हैं, खनिजों और रत्नों का जो ज्ञान है, पृथ्वी में छिपी हुई जो अपार संपदा है, उनकी जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। जितना जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी, उतना ही राष्ट्र का विकास निश्चित है। जिस राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु नहीं होंगे, जानने की इच्छा नहीं होगी, उतना ही वह राष्ट्र सुप्त अवस्था में होगा। और जितने राष्ट्र के नवयुवकों को, जिस राष्ट्र के नवयुवकों को जिज्ञासा होगी, जागरूक होंगे, वो राष्ट्र उतना ही उन्नतिशील होगा। आज विज्ञान के क्षेत्र में जब हम चलते हैं, विज्ञान और उद्यम विज्ञान और उद्यम, विशेष ज्ञान और परिश्रम। यदि ज्ञान नहीं है, परिश्रम करेंगे व्यर्थ जाएगा। जहाँ ज्ञान और परिश्रम दोनों हैं, वहाँ विकास निश्चित है। उदाहरण के तौर पर हमको प्यास लगी, प्यास को शांत करने के लिए क्या करेंगे? पानी की आवश्यकता, पानी खोजेंगे। पानी कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में। उसकी खुदाई करेंगे। उद्यम तो है कि खुदाई करेंगे,
लेकिन ज्ञान नहीं। तो पानी निकालने के लिए हमें गहराई से खोदना चाहिए। ज्ञान न होने के कारण हम लंबाई से खोदते चले गए तो उसमें पानी नहीं निकलेगा, वो एक नाली का आकार बन जाएगा। और जब नाली का आकार बन जाएगा तो परिश्रम तो उद्यम तो हमने किया, लेकिन ज्ञान न होने के कारण वो परिश्रम हमारा निरर्थक चला गया, व्यर्थ चला गया। जहाँ ज्ञान है और उद्यम है, परिश्रम है, वहाँ विकास निश्चित है। यदि ज्ञान और परिश्रम दोनों हैं तो निश्चित है हम जल को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को गहराई से खोदेंगे, और गहराई से जब उसकी खुदाई होगी तो आज बेटा देखते हो कि सब लोग, कोई समरसेबल का पानी पी रहा है, कोई हैंडपंप का पी रहा है, कोई कुएं का पी रहा है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर के राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। दोनों के साथ, दोनों का एक साथ मिलान करते हुए हमें अपने कदम बढ़ाना है। ये कार्य तब संभव है जब हर नवयुवक के जीवन में प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ने की जिज्ञासा हो। हमारा संकल्प निश्चित हो, हमारा लक्ष्य निश्चित हो। जब लक्ष्य निश्चित होता है तो हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, और जब लक्ष्य निश्चित नहीं है, घर से निकले, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहते जा रहे हैं। लक्ष्य निश्चित होगा, बता देंगे इस जगह जा रहे हैं, ध्यान हमारा वहीं पहुंचने के पर होगा, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। और जब लक्ष्य ही निश्चित नहीं, जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? इसलिए पहले लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। आप लोगों का ये जीवन लक्ष्य पर आधारित है। आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो मन आया, जो किताब मिल गई उसी को पढ़ने लगे, कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए हर विद्यार्थी का समय चक्र निश्चित होना चाहिए, टाइम टेबल जिसको कहते हो। हाँ, उसी समय चक्र के अनुसार अध्ययन भी आपको करना है। यह हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में इसी प्रकार से जब हम समय चक्र के अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारा ध्येय हो कि हमारे राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना अछूता न रह जाए। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। कहने का आशय लेखक का कि उत्साह और अथक परिश्रम भी हमारे जीवन में होना आवश्यक है। जो हमारे राष्ट्र की नीतियां हैं वो ऐसी नीतियों का निर्धारण हो जिसमें सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है, सबको काम करना है। यदि एक भी हाथ बिना काम किए रह गया तो हमारी राष्ट्र की जो समृद्धि का उद्देश्य है, ध्येय है, संकल्प है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। और वही एक खाली हाथ जिसने काम नहीं किया वो हमारे राष्ट्र का कलंक बन जाएगा। कहने का आशय लेखक का
मातृभूमि की सर्वोत्तम समृद्धि के लिए, उसके रूप सौंदर्य को चरम सीमा तक, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा जिससे हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके। तभी राष्ट्र का रूप सौंदर्यता को प्राप्त करेगा। यहीं पर बेटा निशान लगा दीजिए। जो राष्ट्र के विकास का पहला अंग है भूमि, वो पूरा हुआ। इससे संबंधित कार्य की ओर ध्यान दें। पहला पैराग्राफ है, भूमि का निर्माण देवों ने किया। दूसरी पंक्ति में और अंतिम पंक्ति रेखांकित करें। उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। यहाँ जैसा बेटा 11वीं कक्षा में आप लोग अध्ययन करते आए हैं, प्रश्नों को हल करते आए हैं, उसी प्रकार से इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न होंगे गद्यखंड से संबंधित और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 निश्चित होगा। 5 प्रश्न एक पैराग्राफ से। पहला प्रश्न होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ माने परिचय, पाठ का नाम और लेखक का नाम। दूसरा प्रश्न रेखांकित कुछ पंक्तियां होती हैं। जो पंक्तियां रेखांकित होंगी उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। ये भी 2 अंक का होता है। और 3 प्रश्न उसी गद्य खंड से संबंधित होते हैं, जिनका उत्तर उसी गद्यांश पर निहित होता है, छिपा होता है। पहला प्रश्न लिखें इसी चिन्हित गद्य खंड के अंतर्गत। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप निबंध से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा रेखांकित भाग की व्याख्या, 2 पंक्तियां रेखांकित कर लीजिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया। और यहां से लेकर के ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ये रेखांकित है। इतना रेखांकन करना है। तीसरा प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया। चौथा प्रश्न है, इसी गद्यांश से संबंधित, हमारी राष्ट्रीयता कब व कितनी बलवती होगी। और एक प्रश्न इसी गद्यांश पर लिख लीजिए, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। यह प्रश्न आपको 5 के उत्तर इसी पैराग्राफ में है। जैसे गद्यांश में हमने व्याख्या बताई, रेखांकित की व्याख्या करना
लेखक ने भूमि के अनंत काल के रूप में मजबूत रूप से स्थायित्व के विषय में विश्वास है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया पृथ्वी का, ये निश्चित है। इसका आधार स्तंभ भूमि के भौतिक स्वरूप और उसकी सुंदरता, उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना, ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव भौतिक स्वरूप के प्रति जितना हम सजग होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होगी। यही हमारे राष्ट्रीय विचारधाराओं की आधार ये पृथ्वी है। ये रेखांकित की बेटा व्याख्या लिख लेंगे, 3 प्रश्नों का उत्तर इसी से खोज लेंगे। ये आपका गृह कार्य है। अगला जन अंग जो राष्ट्र के स्वरूप का है उसका अध्ययन करके आएंगे। अगली कक्षा में जन के विषय में व्याख्यान होगा।